How are you? ઠંડી લાગે છે? ઓકે, તો આપણે વાતાવરણને થોડું હળવું રાખીએ એટલે થોડી ગરમી વધે. બાય ધ વે, લાસ્ટ ટાઈમ પણ આપણે આ જ કન્ફ્યુઝન હતું, ઇન વિચ લેંગ્વેજ શુડ આઈ ડિલિવર અ લેક્ચર, ઇન ઇંગ્લિશ ઓર ઇન હિન્દી ઓર ઇન ગુજરાતી. આજે તો મને એવું લાગે છે સાહેબ જે રીતે વાત કરતા હતા એ જોઈને કે મોટાભાગના મિત્રો ગુજરાતી છે. તમે જે રીતે ડ્રામા એન્જોય કર્યું, જે રીતે નાટકોના સંવાદો તમે એન્જોય કર્યા, એ જો તો મને એવું લાગે છે. સો શુડ આઈ સ્પીક ઇન ગુજરાતી, શુડ આઈ સ્પીક ઇન હિન્દી, શુડ આઈ સ્પીક ઇન ઇંગ્લિશ? વોટ્સ ધ ઓપિનિયન ઓફ ધ હાઉસ? આ તો ભારતની સંસદ જેવું છે. યુ નેવર કમ ટુ એ સિંગલ કન્ક્લુઝન. ઓકે, મહેશભાઈ મને કહેતા હતા કે યુ શુડ સ્પીક ઇન એ ખીચડી લેંગ્વેજ, which is the best item of Gujarat, one can say. It's a hodgepodge. You can mix and match. Okay, fine. Practically આમ પણ ગુજરાતીઓ છે ને એ બધા બધી જગ્યાએ બિઝનેસ કરવા માટે પહોંચી જતા હોય, એટલે દરેક ભાષાઓ તો થોડી થોડી બોલી લેતા હોય, કારણ કે તો જ બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન થાય. સો આઈ હોપ that most of you are able to understand in Gujarati or not, right? Or Hindi? Should I speak in Hindi? ભાષાઓની દુનિયામાં ઘણા બધા યુદ્ધો થઈ ગયા છે અને ભારતની અંદર તો ઓલરેડી ઘણા બધી સિવિલ વોર અને આંતરવિગ્રહ એવી પરિસ્થિતિ ચાલે છે, એટલે આપણે અત્યારે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી નથી કરવી. પણ મારી ઈચ્છા એવી છે કે મારો મેસેજ વધારે લોકો સુધી પહોંચે. આઈ એમ હિયર ઇન સેફ્રોન. ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ કેમ્પસ. મને બહુ સરસ મજાની યાદો હું અહીંથી લઈને ગયો છું. जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तब मैंने बातें की थी जवानी के बारे में. तब कॉलेज का जो एनुअल फंक्शन था, वीडियो भी है उसका यूट्यूब पर, कभी देख लेना फुर्सत मिले तो. उसमें मैंने बात की थी कि विदाई का जो प्रसंग होता है उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई आपको पूछे कि आपने यहाँ पे बैठ के क्या किया, तो आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे बैठ के हमारी यादें बनाई. तो मेरी भी यादें इस कैंपस के साथ जुड़ी हुई है. विंटर इज नेवर कोल्ड इफ यू हैव वार्म मेमोरीज. तो मेरी कुछ बहुत अच्छी यादें सफरोनी के साथ जुड़ी हुई है. बहुत अच्छा प्यार मिला था यहाँ पे, बड़ा रिस्पॉन्स मिला था. और महेश भाई और सब साहब लोगों को मैं अभिनंदन देना चाहूंगा. मैं यूथ के साथ कनेक्टेड रहने में बिलीव करता हूँ, और यहाँ पे तो यूथ ने सिर्फ कनेक्ट ही नहीं किया, पूरा बॉन्डिंग हो गया ऐसे. यहाँ पे स्किल इंडिया की बात हम करते हैं. सफरोनी जैसे कैंपस में आप लोगों के बीच में आता हूँ तो मैं कहता हूँ इट्स नॉट जस्ट स्किल इंडिया, इट्स फील इंडिया. आप फील कर सकते हो कि हिंदुस्तान का दिल क्या है. इट्स अ फील इंडिया. तो मेरे दोस्तों, जो बातें मुझे करनी है मैं कुछ कुछ हिंदी में कहूंगा, बीच बीच में कभी गुजराती आ जाएगा, कभी कभार अंग्रेजी भी आ जाएगा. हिंदी तो ऐसी चीज है, हमारे बॉलीवुड की वजह से सब लोगों को पसंद ही रहती है. बिकॉज ऑफ द टीवी सीरियल्स, बिकॉज ऑफ द बॉलीवुड मूवीज, हम सबको हिंदी पसंद आ जाती है. लेकिन मैं सर को सुन रहा था जब इस बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि मैं ऐसे पला बटा हूं. पिछली बार तो ऐसी बातें करने का मौका हमें नहीं मिला था, हम दूसरी और बातों में चले गए थे. लेकिन आप सबको पता होगा शायद कि मुझे कोई अगर पूछते हो कि आप कौन से विश्वविद्यालय से बाहर आए हो, तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं विश्व नाम के विद्यालय में पढ़ता हूं. मैं विश्वविद्यालय में बिलीव नहीं करता, लेकिन विश्व के विद्यालय में पढ़ता रहता हूं. लाइफ इज लर्निंग फॉर एवर फॉर मी. एंड इफ यू स्टॉप लर्निंग माई फ्रेंड्स, इफ यू स्टॉप लर्निंग यू विल स्टॉप ग्रोइंग. वजीर फिल्म देखी है अभी किसी ने? कितने लोगों ने देखी? अरे वाह, देखिए. मैं ब्लफिंग करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए पूछ रहा हूं. वजीर में एक डायलॉग है, फरहान अख्तर अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के पास जाता है जो चेस में, शतरंज में बड़ा मंझा हुआ आदमी है, और जाके कहता है कि मैं चेस नहीं खेलता क्योंकि मैं चेस में हार जाता हूं. तो पंडित जी यानी अमिताभ बच्चन का जो कैरेक्टर है उसमें वो उसको जवाब देता है कि देखो बेटे, अगर जीतना चाहोगे तो कभी सीख नहीं पाओगे, लेकिन अगर सीखना चाहोगे तो एक दिन जरूर जीत जाओगे. सीखना बंद तो जीतना बंद. इट्स वेरी सिंपल मैसेज फॉर द नॉलेज. हमारा जो देश है पहले से ही इसमें बिलीव करता था. एक जमाने में हमारी विरासत आप देख लो, हमारी पुरातन संस्कृति आप देख लो. पूरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है मेरा पूरे भारत में से, और आप सबका भी होगा, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण. ये जो बात आज हम कर रहे हैं अभी इनोवेशन के माध्यम से, ऐसे कम्युनिटी कॉलेज के माध्यम से, कि हमको हमारी चीजें अपने आप करनी आनी चाहिए. अब देख लेना मेरे दोस्तों, विश्व में 4 महापुरुष पैदा हुए, 4 धर्म के ऐसे पिलर्स हैं जिनके साथ हम महान धर्म को जोड़ के रखते हैं. थैंक यू सर. एक है यहूदी धर्म के मोसेस, जो ज्यूस में सबसे बड़े पैगंबर माने जाते हैं.
एक मोहम्मद पैगंबर साहब इस्लाम में वो भी अपने हिसाब के सबसे महान नबी पैगंबर माने जाते हैं। एक ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट जो क्रिश्चियन धर्म में, क्रिश्चियन रिलीजन में सबसे बड़े पैगंबर, मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं, सन ऑफ गॉड रादर माने जाते हैं। और एक हमारे देश के कृष्णा। अगर भारत में से हमें बहुत सारे ईश्वर की भूमि है, और एक चैतन्य का नाम अगर मुझे पसंद करना है उन सब में, बुद्ध में, महावीर में, राम में, शिव में, तो एक जो कॉमन मिनिमम ग्राउंड में हम जाते हैं तो कृष्णा। आपने कभी सोचा है मेरे दोस्तों, चारों के बीच कॉमन ग्राउंड क्या है? चारों के बीच एक सिंपल सा कॉमन ग्राउंड है। चारों चार लोग प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे और चारों चार लोग गडरिये थे, भेड़ बकरी चराने वाले। चारों का काम वही रहा है पास्ट में, सब नेचर के साथ जुड़े हुए थे, अपने आप आगे बढ़ने वाले लोग थे। किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए, लेकिन प्रकृति की यूनिवर्सिटी में गए, उस नेचर के साथ जुड़े रहे, पशुओं के साथ जंगलों में बैठे, नदियों के किनारे पे बैठे, अपने आप अपनी बातें उन्होंने चेक की। और वो था रियल सेंस में जो आप कर रहे हैं कम्युनिटी कॉलेज, वो उनका कम्युनिटी कॉलेज था। उन्होंने जो सीखा फिर बांट दिया और उनके पीछे पूरी एक धारा चेतना की चल पड़ी। हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, जो मेरे इतने सारे यंग फ्रेंड्स को मैं देखता हूं तब मुझे पता चलता है कि वी आर ऑलवेज टेलिंग। राजगुरु साहब से मैं बात कर रहा था अभी, सर आपके जो प्रोफेशन है उससे थोड़ी अलग बात है, सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर टेलिंग दिस। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वी हैव नॉट येट डेवलप्ड एन एजुकेशन सिस्टम, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड एन एग्जामिनेशन सिस्टम। हमारे नीचे बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चों के सब साल, सब जवानी के साल सिर्फ परीक्षाएं देने में बर्बाद होते जा रहे हैं। वो कुछ नया सीखते नहीं, सब एग्जाम देते। 2016 में मैं आ गए, 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, ऐसा एक पुराना गीत था। ऐसी बाली उम्र को सलाम करने के लिए उनको एडवेंचर करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, माउंटेनियरिंग करना चाहिए, जंगलों में जाना चाहिए, गीत गाने चाहिए, सीखना चाहिए, कुछ खेलना चाहिए। अब गिटार को भी प्ले कर सकते हो और सितार को भी प्ले कर सकते हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना चाहिए, कुछ नाचना सीखना चाहिए। इस उम्र में लोग करते क्या है, 12वीं क्लास की परीक्षा देते हैं। ये मेरा बड़ा जाति तौर पे मुझे बड़ा दुख होता है ये देख के। और इतनी परीक्षाएं देने के बाद वो सिर्फ जॉब ढूंढने रहते हैं, सिर्फ काम ढूंढने रहते हैं, जॉब भी नहीं ढूंढते, पैसे ढूंढने रहते हैं। और कुछ लोग तो इसलिए पढ़ते हैं कि वो अपनी जो कंकोत्रियां होती है, गुजराती में अपने कहिए છીએ ना कंकोत्री, એમાં ડિગ્રી લખી શકે, એ સિવાય જીવનમાં બીજું કાંઈ નથી કરતા એ ભણીને। એ ખાલી લગ્નના એક જ દિવસે ડિગ્રી લખીને મૂકે છે એમાં, બસ। મિત્રો આ વાત જરા હજમ ન થાય એવી વાત છે। હું એટલા માટે કહું છું કે આપણા દેશની અંદર સેલ્ફ ડિપેન્ડન્સ તો આટલો મોટો વારસો, આજે ગાંધી નિર્માણ દિને આપણે બધા 30મી જાન્યુઆરીની સાંજે ભેગા થયા છે। એ જમાનામાં ત્યારે ગ્રેજ્યુએટ થવું બહુ અઘરું ગણાતું, ત્યારે બીએ થયેલો યુવાન, કારણ કે એને એની ચિઠ્ઠીમાં લખ્યું કે મારું નામ આટલું આટલું, અને કાઉન્સમાં લખ્યું બીએ, એટલે એને દેખાડવું હતું કે હું ભણેલો છું। ગાંધીજીને મળવા આવ્યો। ગાંધીજી ત્યારે ઘઉંમાંથી કાંકરા સાફ કરતા હતા, હાથમાં થાળી લઈને। આજ અમદાવાદમાં બાજરમાં જ બનેલી ઘટના છે એના આશ્રમમાં। તો પેલા ભાઈ મળવા આવ્યા અને ગાંધીજીને એમને પૂછ્યું કે ભાઈ બાપુ મારે દેશ માટે કંઈક કામ કરવું છે, કંઈક જોડાવવું છે। એટલે ગાંધીજીએ પોતાના હાથની થાળી એને આપી દીધી કે આમાંથી કાંકરા સાફ કરો। આ ઘઉં છે, આમાંથી સારા સારા ઘઉં વીણો। તો પેલા ભાઈને જરા ઇન્સલ્ટ જેવું લાગ્યું, એને કહ્યું કે હું આપનું નામ સાંભળીને આવ્યો છું, આપ ઘણા બધા યુવાનોને મળતા હો છો, ઘણી બધી પ્રવૃત્તિ કરતા હો છો, મારે દેશ માટે કશીક પ્રવૃત્તિ કરવી છે। એમને એમ લાગ્યું કે આ શું આવી, આ બધા ગવડા માજીઓ કરતા હોય એવું કામ મને આપી દીધું, આ હાથમાં થાળી લઈને કાંકરાઓ વીણવાનું ઘઉંમાંથી। એટલે ગાંધીજીએ કહ્યું કે બિલકુલ તમારી વાત મેં સાંભળી, અને તમારી વાત મેં સાંભળી એટલે તત્કાળ એનો અમલ શરૂ કર્યો। આવ્યો થાળી, કરો કામ શરૂ। એટલે પેલા ભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ કઈ ઘઉંમાંથી કાંકરા વીણવા એ થોડું દેશભક્તિનું કામ છે, એ થોડું રાષ્ટ્ર સેવાનું કામ છે। એટલે ગાંધીજીએ કહ્યું કે કેમ તમે કાંકરાવાળા ઘઉં ખાશો બીએ થઈને? તમે જે રોજ રોટલી ખાવાના છો એના ઘઉંના કાંકરા વીણતા જો તમને પોતાને નહીં આવડે તો ઘઉંમાંથી કાંકરા વીણવા માટે તમારે એક જમાનામાં મશીનોને માણસો રાખવા પડશે અને એના પૈસા તમારે દેશની બહાર મોકલવા પડશે। માટે આ દેશ સેવાનું કામ છે, જાતે ઘઉંના કાંકરા વીણતા થાવ। એટલે એમણે જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ ડેવલપ કરી હતી એમના સમયમાં, એમાં બધું આ નેચર સાથે જોડાઈને રહેવાની વાત હતી, એમાં સ્કિલ ડેવલપ કરવાની વાત હતી। હું હમણાં સિંગાપોર ગયેલો, સિંગાપોરે આખી આ સિસ્ટમ ઊભી કરેલી છે, જે આજે કોમ્યુનિટી કોલેજના માધ્યમથી આપણે અહીં ગુજરાતની અંદર એના પગરણ થયા। સફરોનીમાં
જેનું આજે કામ શરૂ થયું સિંગાપોરમાં ઓલરેડી થયેલું છે, હું જોઈને આવું છું. 11 વર્ષના બાળકોને એ લોકો લઈ શકે છે સ્કિલમાં. આપણે જેને આઈટીઆઈ તરીકે ગણીને નકામી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ગણીએ છીએ, એ જ કોન્સેપ્ટને એ લોકો એટલો બધો બેટર કર્યો છે કે બહુ ઓછા 2-3% લોકો જગતની અંદર એન્જિન ડ્રાઈવર થતા હોય છે, બાકીના તો પેસેન્જર જ થવાના છે. તો પેસેન્જર્સ ડેવલપ કરો, ખાલી ડ્રાઈવર્સ ડેવલપ ન કરો. ધેટ્સ અ રિયલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ, બેલેન્સ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. માય ફ્રેન્ડ્સ, જે વાત તમે લોકો અત્યારે સાંભળી, સર બહુ જ સરસ રીતે પ્રેઝન્ટ કરી. આખી દુનિયામાં ચાલે છે. હું તમને એક બે જોકથી આ સમજાવવાની ટ્રાય કરું, કારણ કે સાહેબ ઓટોમોબાઈલની વાત કરતા હતા. મને ત્યારે જ 2-3 જોક યાદ આવ્યા. આમાં પણ એક ટાયર આવ્યું નાટકની અંદર, જોતા જોતા જ મને યાદ આવ્યું, પંચરની વાત આવી. એક હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ રિસેપ્શનમાંથી બહાર નીકળ્યા અને જવા માટે જતા હતા ઘેર. ત્યાં ગાડીની અંદર પંચર પડ્યું એટલે હસબન્ડે બહાર નીકળીને ટાયર જોયું અને પછી પેલી કીટ કાઢી પંચર રિપેર કરવા માટેની, પંચર ટાયર બદલાવવા માટેની. રોડ ઉપર ઉભા રહ્યા એટલે વાઈફ એક પછી એક સવાલ એમણે શરૂ કર્યા. કેમ પંચર પડ્યું? એવું શું લાગ્યું ટાયરમાં? તમને દેખાણું નહીં? હવે અત્યારે રાતના આપણે શું કરશું? ઘેર જવાનું મોડું થશે તો મારે આ બધો મેકઅપ કર્યો છે એ બધો ઉતરી જશે, એ બહાર ઉભી રહીશ તો તમારાથી પંચર થશે, ટાયર બદલાશે, તો પંચર ક્યાં આપણે કરાવશું? નવું ટાયર છે, સ્પેર ટાયરમાં હવા છે. ત્યાં એક ભાઈ બાઇક લઈને પસાર થયા. એમણે કહ્યું કે હું તમને કઈ મદદ કરી શકું? મે હેલ્પ યુ? એટલે પેલા ભાઈએ કહ્યું કે હા, મારા વાઈફ સાથે થોડીક વાર ગપ્પા મારો તો હું આ ટાયર બદલાવી. કારણ કે મોટા ભાગે વી આર જસ્ટ અ કોમેન્ટેટર પીપલ. હમણાં વાત થતી હતી ને આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ ઇન્ડિયન, વી આર જસ્ટ કોમેન્ટિંગ. આપણે બધા સવાલો બહુ પૂછીએ, વાતો બહુ કરીએ. હું હંમેશા એમ કહું કે નોલેજ ઇઝ નો पावर, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज पावर. ज्ञान में शक्ति नहीं है, ज्ञान के उपयोग में शक्ति है. यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. अगर ज्ञान रहेगा, भगवत गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से वस्त्र में उसको रख के घी का दिया उसके सामने करके बांध के रख देंगे तो आपके काम में नहीं आएगा. उसको खोलोगे, देखोगे, पढ़ोगे और अप्लाई करोगे अपने लाइफ में तो काम में आएगा. हम तो लोगों के मरने के बाद वो भगवत गीता सुनाते हैं उनको. ये दिक्कत है हमारे पास. वी एवरीथिंग वी वांट द इजी वे. और मैंने देखा है बीसी पीपल के पास, जो बीसी होते हैं ना उनके पास वक्त होता है, जो लेजी होते हैं उनके पास वक्त नहीं होता है. वी हैव गॉट अ लेजी सोसाइटी. खुद खड़ा होके कोई काम नहीं करना है, अपने आप कोई काम नहीं करना है, कुछ प्रिपरेशन नहीं करना है. हमारा जो पहले वाला जोक था वो तो वाइफ के ऊपर था. अब जरा हस्बैंड को भी हम चेक कर लेते हैं एक और जोक में. तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट देने के लिए हस्बैंड गए और टेस्ट में जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कहा कि चलो आपने वो ड्राइविंग वाइविंग का मामला तो है, लेकिन मैं आपको साइन करने से पहले आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको लाइसेंस दे देंगे. तो उन्होंने पूछा कि देखिए, अगर आप फुल स्पीड में अपनी कार लेके खुली सड़क पे जा रहे हैं और कोई है नहीं वहां पे, और आपकी फुल स्पीड में कार जा रही है और सामने से 2 औरतें आती दिखाई दे रही है. एक दीपिका पादुकोण जैसी है, बड़ी जवान, हसीन, खूबसूरत, और दूसरी जो औरत है वो बेचारी बूढ़ी बुजुर्ग औरत है. तो आप किसको मारेंगे? कार फुल स्पीड में है, आप किसको मारेंगे? तो उस हस्बैंड ने तो बड़े चाव से जवाब दे दिया कि मैं तो दीपिका को बचा दूंगा, वो माँ जी को उड़ा दूंगा. तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि रॉन्ग आंसर, आप ब्रेक मारेंगे. आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट पे बैठे हो, ब्रेक मारना सीखो, सामने वाले को मत मारो. तो मेरे दोस्तों, यही तो बात है, यही तो स्किल है, यही तो कम्युनिटी कॉलेज से हमें सीखना है. मैं जो देखता हूं वही तो देखता हूं. मैं क्यों, मुझे कोई एग्जाम से कोई जाती तौर पे दिक्कत है नहीं, लेकिन इट्स ऑल थियरी. आप किसी की बनाई हुई कुछ थियरी पढ़ते हो, उसको रट्टा मारते हो, रट्टा मार के फिर उसको एक्सप्रेस करते हो. और दैट्स व्हाई वी डोंट हैव मच इनोवेटर्स इन इंडिया राइट नाउ. इनक्रेडिबल इंडिया मेरे दोस्तों तभी होगा जब इंडिया इनोवेटिव होगा. इनोवेटिव इंडिया इज इनक्रेडिबल इंडिया. जब इनोवेटिव था तब इनक्रेडिबल था. एक जमाने में आप देख सकते हो, हम आज कहते हैं कि हमारा फोटो, हमने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को मैसेज किया, कहां पे गया वो फोटो? क्लाउड में गया, सर्वर में गया. सर्वर कहां पे? क्लाउड पे.
फोटो कहाँ पे सेव हुआ? क्लाउड में सेव हुआ। डेटा कहाँ पे सेव हुआ? क्लाउड में सेव हुआ। देखिए, हजारों साल पहले हमारे कवि कालिदास ने यह कल्पना की थी कि एक विरही प्रेमी, एक यक्ष, एक पति अपनी पत्नी को एक लव मैसेज भेजना चाहता है कि मैं तुमको बहुत याद करता हूं, तुमसे जुदा होके बड़ा दुखी हूं, बड़ा गमशुदा हूं, ऐसी ऐसी बातें करना चाहता है। और कालिदास किसको पसंद करते हैं वो मैसेज भेजने के लिए? मेघ को, मेघदूत, क्लाउड। तो इमेजिनेशन था पूरा हमारे यहाँ, स्किल्स थी, इमेजिनेशन था। वी हैव लॉस्ट दिस हेरिटेज समवेयर। और सिर्फ हम किसी की थियरी पढ़ते हैं, किसी मैं तो જોયું છે એવું, તમને બહુ ફ્રેન્કલી કહું કે જેમને બિલકુલ રસ ન હોય કોઈના જવાબો વાંચવામાં, એ લોકો ઘણીવાર એક્ઝામમાં પેપર જોવા બેસે કારણ કે એમને રસ નથી તોય બેઠા છે, અને જેમને બિલકુલ રસ ન હોય જવાબો લખવામાં, એ પાછા પેપર લખીને બેઠા હોય। બે પક્ષ અંધારું છે, એ પ્રોબ્લેમ છે। અને એની વચ્ચે મને આ સેફ્રોની એક નવો દીવો પ્રગટાવ્યો છે, એ અંધેરી રાત મગર દિયા જલાના કબ બના હે, એવું આ મને આખો પ્રકલ્પ લાગે છે કોમ્યુનિટી કોલેજનો પ્રકલ્પ। અંધારું તો હોય, દિશા जिससे पहचाने संसार सारा, अंधेरा मिटाए एक नन्हा सितारा। એક નાનકડો તારો ઉગે ને તો આખા અંધારી રાતની અંદર ચમકતો લાગે। હું એમ માનું છું કે જો આ કોન્સેપ્ટ, કલાલ સાહેબને, આ બધા મિત્રોને મારે ખાસ અભિનંદન આપવાના કે આ કોન્સેપ્ટ જો હિટ થયો તો ગુજરાતની અને ભારતની તકદીર બદલાઈ જવાની છે, એટલો મને હરખ છે આ કોન્સેપ્ટ। બહુ ફ્રેન્ક અને ઓનેસ્ટ વાત કરું, મેં જ્યારે મહેશભાઈનો ફોન આવ્યો ને ત્યારે હા તો મેં કંઈ પૂછ્યા વગર પાડી દીધેલું। અમારે ખાલી તારીખ જ નક્કી કરવાની હતી। આઈ હેવ નોટ આસ્ક્ડ એ સિંગલ ક્વેશ્ચન કે ફંક્શન કેવું છે, કયું છે, ક્યાંનું છે। સેફ્રોનીનો મારી પાસે બહુ પોઝિટિવ એક્સપિરિયન્સ હતો। મહેશભાઈ તો મારા બહુ જૂના મિત્ર, એટલે મેં એમને જ્યારે ફોન કર્યો અને મેં કહ્યું કે ડન। એમણે જે અમુક એડજસ્ટમેન્ટની વાત કરી, મેં કીધું ડન। ટાઈમની બધા જ પ્રકારના એડજસ્ટમેન્ટ એમણે કર્યા, મેં તરત હા પાડી। ધેન દે સેન્ડ મી ધ કાર્ડ। આ બધા મહાનુભાવો આગળ બેઠા છે, એમને પૂછો આ પ્રોસેસમાં કાંઈ હું ગપ્પા નથી મારતો, ખોટું નથી બોલતો। ખોટું બોલવા જેવી આ સંસ્થાને હું જાણું છું। આ સંસ્થાની પાછળ એક દિવ્ય ચૈતન્યના તેજની સાથે શરૂ થયેલી સંસ્થા છે। આમાં કંઈ ખોટું બોલીને ગપ્પા મારીને વાત કરવાનો મતલબ પણ નથી પ્રેક્ટિકલી। હું એટલા માટે વાત કરું છું મિત્રો કે વેન આઈ હેવ સીન ધ કાર્ડ આઈ ગોટ ઇન્ટરેસ્ટેડ। ઓ કોમ્યુનિટી કોલેજ ઇન ઇન્ડિયા, હું કોઈ પ્રોગ્રામમાં જાઉં ત્યાં કોમ્યુનિટી કોલેજની વાત કરવા મને બોલાવવામાં આવે છે, વન્ડરફુલ। ધેન મહેશભાઈ સેન્ટ મી સમ મટીરિયલ, અને પછી આ સરે જે આખું ડિઝાઇન કરેલું તમને અત્યારે બતાવ્યું એ મેં જોયું। ડુ ઇટ યોર સેલ્ફના બધા જ ઓટોમોબાઈલ, અંગ્રેજી, આ બધી જ વાત મને હજી बराबर याद है। मुझे आज भी याद है। जिन लोगों को भाषा में दिक्कत है उनके लिए मैं कह रहा हूँ। पहली बार जब मैं अमेरिका गया था, बहुत बड़े राइटर मैडम कैथरीन के साथ, वो जो जिनके वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब जगह पे आर्टिकल छपते हैं। मैं तो अमेरिकन गवर्नमेंट के गेस्ट के तौर पे गया था एज ए मीडिया पर्सन। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने हमारी मीटिंग रखी थी, इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग अब्रॉड। तो आई वॉज बिट नर्वस। जितनी थोड़ी बहुत अंग्रेजी कच्ची पक्की आती थी उसमें थोड़ी बात की उनसे। फिर मैंने एपोलॉजेटिक टोन में उनको कहा कि सी आई एम कमिंग फ्रॉम इंडिया, इट्स माई फर्स्ट विजिट इन यूएसए, माई इंग्लिश मे नॉट बी एज गुड एज यू, ऐसी कुछ जिसको हमें गुजराती में कहे छे ने भांग्यू तूट्યું, એવી ભાંગી તૂટી ભાષામાં વાત કરી। मैडम कैथरीन वॉज क्वाइट सीनियर टू मी, प्रोफेशनल लेवल पे और उम्र में भी। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के बहुत अच्छी बात एक स्माइल के साथ मुझे कही कि माय सन, योर इंग्लिश इज मच बेटर देन माय हिंदी। उनको तो गुजराती का पता भी नहीं था, उनको तो हिंदी पता था इंडिया के दौर में। उन्होंने इतना कहा कि आप तो अंग्रेजी इतना बोल लेते हो, इतना समझ लेते हो, इतनी बात कर लेते हो, यहाँ पे घूम लेते हो, परचेज कर लेते हो, एंजॉय करते हो यहाँ की फिल्मों को, बॉलीवुड की फिल्मों को, मैं तो हिंदी में ये कुछ नहीं कर पाती। सो वहां से मैंने सीखा कि लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो हथियार है हमारा कम्युनिकेट करने का। भाषा कोई किसी को इंप्रेस करने के लिए कोई मेकअप नहीं है। अगर किसी और को इंप्रेस करने के लिए पूरे दिन हम घूमते रहेंगे तो शाम के वक्त होते वक्त हम डिप्रेस हो जाएंगे, कोई इंप्रेस तो होगा नहीं हमसे। हमણાં જ મને એક નવો ટૂચકો પણ આવ્યો મેસેજની અંદર, આ વોટ્સઅપમાં આવેલો ટૂચકો છે કે 14મી ફેબ્રુઆરીએ શું છે। બે દોસ્તાર વાત કરતા હતા, ભાઈબંધો, મિત્રો, એટલે એકે કહ્યું કે તારી પાસે કઈ પત્ની, પ્રેમિકા કઈ છે? તો કે ના, તો કે તો હનુમાન જયંતિ છે। તમને જે હસવું આવ્યું ને આમાં, તો જેને મોટા ભાગનું પીડાથી હસ્યા, વેદનાથી હસ્યા।
આજે હસવું આવ્યું ને, હસવા પાછળનું મુખ્ય કારણ છે ને સ્કિલમાં આ જ પ્રોબ્લેમ છે અત્યારે. આપણે સ્કિલ ઇન્ડિયામાં આપણો જે પ્રોબ્લેમ છે ને આ છે. આ કોમ્યુનિટી કોલેજ એટલા માટે હોવી જોઈએ આપણી વચ્ચે માય ફ્રેન્ડ્સ, કે આપણે બધા આ નાની બાબતોની પોતાનું કૌશલ્ય ડેવલપ કરવામાં આપણે આમ જ છીએ અત્યારે. જેમ વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની મજા તો હોય કે તમારી સાથે તમારા કોઈ મનગમતા પાર્ટનર હોય, એમ જિંદગી જીવવાની મજા તો હોય કે તમારું ગમતું કૌશલ્ય તમે જાતે તમારા હાથમાં તમે ખુદ ડેવલપ કરી શકો. લાઈફ જીવવાની તો જ મજા છે. હું ઘણી વાર એવું જોઉં છું, મને तो सेल्फ एक्सपीरियंस किया है मेरे दोस्तों. काफी बार ऐसा होता है, जैसे एक मैं सरस्वती सम्मान समारोह में गया था, तो एक यंग लड़का राजकोट का आया, मुझे उनको इनाम देना था, मैंने उनको इनाम दिया. फिर पूछा कि भाई पढ़ने के अलावा और क्या हॉबीज है आपकी, तो उन्होंने कहा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ. मैं तो दंग रह गया कि फुटबॉल खेलता है ये बच्चा. फुटबॉल, एक तो छोटा सा बच्चा फुटबॉल खेलता है, दैट्स फाइन. मुझे तो अच्छा लगा कि चलो भारत में कोई फुटबॉल खेलने वाला पैदा हो गया, और मेरे गांव में पैदा हो गया राजकोट में. फिर मुझे याद आया कि राजकोट कोई कलकत्ता तो है नहीं कि जहाँ पे फुटबॉल का स्टेडियम हो, तो कहाँ से खेलता है फुटबॉल. तो मैंने कहा कि फुटबॉल खेलने के लिए कौन से क्लब में बेटा जाते हो, कहाँ जाते हो, कहाँ पे फुटबॉल का ग्राउंड और कोच. तो उससे तपाक से मुझे जवाब दे दिया, वीडियो गेम में खेलता हूँ, वीडियो गेम में फुटबॉल खेलता हूँ. 700 गोल कर लिए अब तक. तो दोस्तों हमारी बातें ये थी, मुझे पक्का याद है कि हमारे जैसे हमारे एक सर थे, वो तो आज इस दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर जे एम मेहता. जब मैं पढ़ रहा था और वाइवा लेने के लिए वो आते थे, तो डॉक्टर जे एम मेहता काफी बार कोई स्टूडेंट आके उनको कहता था, तो पूछता था कि भाई हॉबीज, वो पूछते थे वाइवा में. तो वो स्टूडेंट कहता था म्यूजिक. तो मेहता साहब कहते थे चलो राग जयजयवंती सुनाओ मुझे. तो वो स्टूडेंट तो कहता था कि नहीं वो ऐसा म्यूजिक नहीं. तो कि कोई बात नहीं, किशोर कुमार का कुछ गाना सुना था. वो स्टूडेंट कहता सर मैं तो सुनता हूँ म्यूजिक, मैं कोई गाता नहीं हूँ, कोई कंपोज नहीं. तो मेहता सर उसको करेक्ट करते थे कि देखो ऐसे बोलो लिसनिंग म्यूजिक. अगर आपकी हॉबी म्यूजिक हो तो आपको म्यूजिक क्रिएट करना आना चाहिए. अगर आपकी म्यूजिक हॉबी क्रिकेट हो तो आपको क्रिकेट खेलना आना चाहिए, देखना नहीं टीवी में, खेलना. सिली मिड ऑफ कहाँ पे और सिली पॉइंट कहाँ पे, उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. तब आप क्रिकेट की हॉबी लिख सकते हो, कह सकते हो किसी को. मैं ये अचरज में रहता हूँ, काफी सालों तक मैंने ये देखा, पूरे देश में घूम घूम के देखा कि यहाँ पे लोगों को शौक बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई दूसरा करे ऐसे ही शौक है. देखो खाने का कितना शौक है इस देश में सबको. देखो ये जो आवाजें सुनाई दे रही है ना, उसमें 2 लोग ही है, हीरो और हीरोइन. तो बाकी सब खाने के लिए इकट्ठा हुए हो, उनको वही याद होगा कि खाना कैसा था. थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा ड्रेस याद होगा कि ड्रेस कैसा था, गहने कैसे थे, बहनों को ऐसे याद रहता है. जो हमारे जहाँ संस्कृत का एक श्लोक था पुराना वाला कि पिता वरेति वित्तम. बाप जो होता है बेटी का, वो देखता है कि भाई वित्त कैसा है, धन कैसा है, सामने परिवार में दामाद के पास धन कैसा है. माता गुण देखती है, स्वभाव कैसा है. कन्या रूप देखती है, अच्छा दिखता है या नहीं. मेरे साथ किसी को सेल्फी लेके भेजूंगी तो मेरे दोस्त लाइक करेंगे या नहीं करेंगे, फेसबुक के कुछ कमेंट्स आएगी या नहीं आएगी. और मिष्टानम इत्रे जनाः, बाकी के सब लोग रिसेप्शन में खाना कब है, कहां पे है और किसी वेन्यू में कब खाने के लिए जाना है वही देखते हैं. उनको वेडिंग में और कोई इंटरेस्ट नहीं होता. आप भी याद रखना, आपका वेडिंग का कार्ड छपवाओ तो. मैं तो कहता हूँ काफी सारे लोगों को कि यंग हो, घूम लो पूरी दुनिया को खाने खिलाने के में ये पैसा इससे तमाशे में खर्च मत करो. यंग हो स्विट्जरलैंड चले जाओ दोनों. यहाँ पे पार्टी प्लॉट पे पैसे मत बिगाड़ो, स्विट्जरलैंड में जाके अपनी यादें बनाओ साथ में. वो पूरी जिंदगी याद आएगी. ये एल्बम तो आप दूसरे साल देखोगे भी नहीं. तो मेरे दोस्तों ये तो यहाँ से आवाजें सुन के मुझे याद आ गया, लेकिन बात यही है, खाने के बड़े शौकीन लोग होते हैं, पकाने के नहीं. मैंने ऐसे आदमी देखे हैं जो खाने के बड़े शौकीन है, लेकिन आप उनको बोलो कि एक गर्म चाय का प्याला हमें दे दो, तो वो कहता है कि मुझे चाय बनानी नहीं आती. और वर्णन बड़ा इतना करते हैं. वो जैसे हस्बैंड ने वाइफ को पूछा कि भाई आज आपने डिब्बे में क्या परोसा है, वो क्या है, लंच में क्या भेजने वाली हो टिफिन में. तो वाइफ ने कहा कि यू विल हैव chickpea noodles with a dash of pepper cooked in
very fresh sun-dried tomato with a dash of basil. ऐसा जो वर्णन सुन रहे थे तो मुंह में पानी आ गया हस्बैंड के, क्या डिब्बे में क्या आएगा, कितनी लजीज कोई कॉन्टिनेंटल चीज आएगी, कोई फॉरेन की कोई चीज आएगी बड़ी अच्छी बनाई हुई, इतनी सारी चीजें उसमें डाली होगी। तो जब आया तो क्या आया अंदर से, सेव टमाटर अनुसार। डिस्क्रिप्शन बहुत बढ़िया था, अगर क्रिएशन करते हो तो पता चलेगा कि कुछ लोग तो डिस्क्रिप्शन से ही जीत जाते हैं, हमारे यहाँ क्रिएशन नहीं करते, सिर्फ डिस्क्राइब ही करते रहते हैं। इसलिए मुझे कौशल्य में इंटरेस्ट है, मैं इस तरीके से पढ़कर बड़ा हुआ। मेरे दोस्त, मैं जब बहुत छोटा था मैं घर पे पढ़ता था, मैंने हाई स्कूल से स्कूल जाना शुरू किया क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ऐसा डिसाइड किया था उस जमाने में कि भाई हमें इसको घर पे पढ़ाना है और रोज की एक किताब लेके देनी है, 1 बुक ए डे। रोज की एक चॉकलेट तो बड़ी सस्ती होती है, 2 रुपये में आ जाती है, रोज की एक किताब तो महंगी होती है, 50 रुपये 100 रुपये में आती है। आज मैं याद करता हूँ, मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, मैं तो काफी सारी जगहों पे जाता हूँ बोलने के लिए, लिखता हूँ, लोग पढ़ते हैं, प्यार करते हैं, सब कुछ है, लेकिन हम जब किसी प्रतिमा को देखते हैं तो शिल्पी वहां पे खड़ा नहीं रहता, किसी फिल्म को देखते हैं तो डायरेक्टर वहां पे दिखाई नहीं देता, लेकिन माता पिता जो होते हैं, गुरुजन जो होते हैं, वो हमारे डायरेक्टर होते हैं। हम फिल्म देख के तालियां पर्दे के सामने बजाते हैं, वो उस डायरेक्टर को, उस सर्जक को पहुंचती है। तो आप भी जब बड़े स्थान पे पहुंच जाओगे, एक अचीवर हो जाओगे, लाइफ में सेलिब्रिटी बन जाओगे, आगे बढ़ जाओगे, तब आपको भी ऐसा होगा कि ये सेफ्रोनी, ये इंस्टीट्यूट, ये हमारी अल्मा मैटर, ये हमारे माता पिता, हमारे स्वजन, हमारे भाई बहन, हमारे परिवारजन, ये हमारे शिल्पी थे कि जिन्होंने ये प्रतिभा की प्रतिमा यहां तक पहुंचा दी, ऐसा आकार उसके देखा। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली थी उस जमाने में। लोग कहते थे कि इतने पैसे कहां से, मिडिल क्लास का फैमिली हो, टीचर का फैमिली है, जॉब तो फादर करते हैं, आप हाउसवाइफ हो, पैसे कहां से लाओगे एक बुक रोज बेटे को देने के लिए। तो उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन सोना नहीं पहनूंगी, आई विल नॉट वेयर ए सिंगल ऑर्नामेंट ऑफ गोल्ड। तो पूरा का पूरा सोना आज भी मेरे घर पे पूरे एक खंड में, एक कमरे में, एक रूम में पड़ा हुआ है, 15,000 से ज्यादा किताबों और डीवीडी के स्वरूप आज भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे जो पढ़ाया, तब टीवी नहीं था, तब मोबाइल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक पेंसिल ले आती थी, वो भी गांव की थी लेकिन पढ़ी लिखी थी, और एक कार्डबोर्ड का गोल ऐसे आकार में कट करती थी कार्डबोर्ड को, उसके ऊपर छोटे 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 चित्र चिपकाती थी, बीच में पेंसिल लगा के उसको ऐसे ऐसे घुमाती थी, और उसमें वो मुझे मूविंग कैरेक्टर्स दिखाती थी, जैसे घर का होममेड बायोस्कोप। वहां से मैं सीखा, पिन होल कैमरा बनाना सीखा। आज के जमाने में हमारे पास, हमारे पॉकेट में डिजिटल कैमरे आ गए मोबाइल की वजह से। लोग तो अपने प्रियजन को जितना टच नहीं करते उतना टच स्क्रीन को टच करते हैं। पहले એવું હતું કે આંખ બંધ થાય ત્યારે નીંદર આવે, હવે એવું છે કે નેટ બંધ થાય તો નીંદર આવે। હમણાં વચ્ચે થોડો સમય નેટ બંધ હતું ત્યારે એક ટૂચકો આવેલો, તમને ખબર હશે કે હમણાં હું મારા ફેમિલીને મળ્યો, કારણ કે ઇન્ટરનેટ બેન હતું, એટલે ફેમિલી સાથે બેઠો, એની સાથે વાતો કરી, બહુ મજા આવી। સારા માણસો રહે છે આપણી ભેગા, ક્યારેક ક્યારેક એમની સાથે વાતો કરવામાં મજા આવે, ભણવું જોઈએ એમને। તો હવે આટલી બધી ટેકનોલોજીનો જમાનો છે, પણ આ ટેકનોલોજીની સાથે જોડાયેલા જે ફંડામેન્ટલ્સ છે માય ફ્રેન્ડ્સ, આ ફંડામેન્ટલ તમે જાતે ડુ ઇટ યોરસેલ્ફ નહીં કરો તો નહીં આવે। તમને ક્યારે વિચાર આવે છે કે સ્ટીવ જોબ્સ કેમ ટેકનોક્રેટ થયો, બિલ ગેટ્સ કેમ ટેકનોક્રેટ થયો, માર્ક ઝકરબર્ગ કેમ ટેકનોક્રેટ થયો? આપણને આપણા મમ્મી પપ્પાઓ કે ફેસબુક વોટ્સઅપ ઉપર ધ્યાન દેતો નહીં, બંધ કરાવી દઈએ તને જો પરીક્ષા આવતી હોય તો। માર્ક ઝકરબર્ગને તેના મમ્મી એમ કહ્યું હશે ને કે બેટા ફેસબુક વોટ્સઅપ ઉપર બહુ ધ્યાન દેજો, 3000 અબજની કંપની છે। તમે ઓબ્ઝર્વ કર્યું હશે કે ઝકરબર્ગ પાસે એને ત્યાં દીકરી આવે કે મેરેજ કરે, એક ફોટો મૂકવાનો ટાઈમ હોય છે ખાલી, સિંગલ ફોટોગ્રાફ। આપણે તો કોઈકની મહેંદીમાં ગયા હોય તો 28 ફોટા અપલોડ કરીએ, કારણ કે આપણી પાસે ટાઈમ જ ટાઈમ છે, આપણે ક્યાં જાતે કઈ કરવું જ છે, આપણે ફોટા પાડવાના ને અપલોડ કરવાના, ફોટા પાડવાના ને અપલોડ કરવાના, ને એમાં જો કોઈ લાઈક ન કરે તો આપણે ડિસલાઈક થઈ જાય। તો મુદ્દો એ છે મિત્રો, પોઈન્ટ એ છે, all these people have developed their own skill। હું અમેરિકા ગયો છું, દુનિયામાં ફર્યો છું, યુરોપ ગયો છું, લોકો જાતે પોતે બનાવતા અલગ અલગ વસ્તુઓ। માર્ક ઝકરબર્ગ નાનો નાનો હતો ત્યારે એને પ્રોજેક્ટ્સ બનાવેલા પોતે જાતે ઉઠામાંથી, એમને સીધું ફેસબુક નથી થઈ ગયું એના હાથમાં। સ્ટીવ જોબ્સે પોતાના ગેરેજની અંદર કામ શરૂ કરેલું। એમિલિયા એરહાર્ટ નામની એક અમેરિકન પાયલોટ હતી કે જે સુભાષ બાબુની જેમ પ્લેન ક્રેશની અંદર ઉડતા ઉડતા
એ ક્યાં જતી રહી ખબર જ ન પડી, એનું કંઈ ડેડ બોડી પણ મળ્યું નહીં. પણ જ્યારે એક વખત મેળામાં એના પપ્પાનો હાથ પકડીને ગયેલી મેળો જોવા માટે, અને પપ્પાને મેળો જોઈને એને એમ કહ્યું કે ચકડોળમાં બેસવાની બહુ મજા આવી. એને કીધું કે ચકડોળમાં જો આટલી મજા આવતી હોય તો ઉડવામાં કેટલી મજા આવે. 5 મિનિટ મેળામાં મેરીગો રાઉન્ડમાં બેસવામાં જો આટલી મજા આવે, જાયન્ટ વ્હીલમાં બેસવામાં આટલી મજા આવે, તો ફ્લાય કરવામાં કેવી મજા આવે. એને જાતે પોતે એક બધા પતરા અને પૂઠા અને લાકડા ને એવું બધું લઈ અને ઘરના ઉપરના માળેથી નીચે સરકવાઈને ઉડવા માટેનું એક નાનું મશીન બનાવ્યું. પડી અને 4 હાડકા ભાંગ્યા. 10 વર્ષની ઉંમરે એના હાડકા ભાંગ્યા. 19 વર્ષની ઉંમરે તમામ પુરુષો જયારે ફાઇટર પાયલોટના અને કોમર્શિયલ પાયલોટના લાયસન્સ માટે અરજી કરતા હતા, અર્લી 20s અને 30s, હજી તો રાઇટ બ્રધર્સે વિમાન શોધ્યું અને 15-20 વર્ષ થયા હતા, એ ગાળામાં એમિલિયા હેરાલ્ડ તમામ પુરુષોની વચ્ચે એકલી સ્ત્રી તરીકે પાયલોટનું લાયસન્સ લેવા માટેની ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હતી. એન્ડ ધેન શી બીકમ પાયલોટ. અને એ તો ગુજરી ગઈ જ્યારે, એ પહેલા એની આત્મકથા લખીને ગઈ, કારણ કે આત્મકથા પહેલા બહાર પડી ગઈ હતી ને પછી ફ્લાય કરવા ગઈ ત્યારે ગુજરી ગઈ. અમેરિકાની પહેલી મહિલા પાયલોટ. એના આત્મકથાની પ્રિફેસમાં, પ્રસ્તાવનામાં એણે લખ્યું હતું કે people are asking me that why you are doing it, why you are doing it, why you are wasting your time and energy in flying. You are a lady, you can learn dancing, you can learn to wear the beautiful clothes and makeup and all and go to the party and kitty party and all. But my answer is, I am doing this, I want to fly high, I want to learn the skill of the flying because for the fun of it. क्योंकि मुझे उसमें आनंद मिलता है, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ. That's the spirit, my friends. That's the real community college, for the fun of it. मुझे आनंद मिलता है, ये मेरा बनाया हुआ है. चाहे मेरी एक रोटी आप पकाते हैं तो अफगानिस्तान के नक्शे जैसी दिखती है, लेकिन और किसी को अच्छी लगे या ना लगे, हमें तो अच्छी लगती है कि मेरी बनाई हुई रोटी मुझे तो अच्छी लगी. प्राइड एंड प्रेजुडिस करके एक पूरी नॉवेल है जैन ऑस्टिन की, रोमांटिक नॉवेल, और उसमें एक लड़की, बड़ी खूबसूरत सी लड़की, एक एवरेज लुकिंग लड़के के प्यार से गिरफ्तार होकर उसके साथ शादी कर लेती थी. उसकी सहेली उसको मिलने के लिए आती है, दोनों बड़ी सहेली है यार, क्लोज फ्रेंड. तो उसको पूछती है कि उसको क्या दिखाई दिया यार तुम्हें इसमें, इससे शादी क्यों की तुमने. तो वो जवाब देती है कि मुझे पता है कि मैं दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की नहीं हूं. आई नो हूं, ब्यूटीफुल हूं, लेकिन दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल मैं नहीं हूं, मैं कोई मिस यूनिवर्स नहीं हूं. लेकिन इसकी नजर में, मेरे पति की नजर में, मैं पूरे ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत लड़की हूं, और उस नजर की वजह से मैंने शादी की उसके साथ. ये जो आपने चीयर किया ना, मैंने तो बोला नहीं कि आप चीयर करो, लेकिन आपसे हो गया. ये बात सही है, सच्ची है, अच्छी भी है और सच्ची भी है. तो मेरे दोस्तों, अपने आप कौशल्य डेवलप करने में, कम्युनिटी कॉलेज में जुड़ने के बाद जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मजा है वो ये है कि चाहे मैंने इतना अच्छा कोई गुलदस्ता नहीं बनाया, लेकिन एक ही फ्लावर मैंने बनाया, थोड़ा यहां से कट हो गया, थोड़ा यहां से मेला हो गया, थोड़ा गुलाब जैसा नहीं दिखता है, कमल जैसा दिखने लगता है गुलाब बनाते वक्त, लेकिन जैसा है वो मेरा बनाया हुआ है, इसलिए मुझसे मोहब्बत है. हमें अपनी छाप छोड़ के जाना है इस दुनिया में. अभी जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं. इंडिया इज a growing society, growing economy, but sorry to say my friends, you are young collegian people, you should understand this. We are growing as an economy of consumers and not economy of creators. जो यूरोप की इकोनॉमी ग्रो होती है, जो अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो होती है, जो ताइवान, जापान या कोरिया और इजराइल की इकोनॉमी ग्रो होती है, तो वो इकोनॉमी ग्रो होती है इकोनॉमी ऑफ क्रिएटर्स. सृजन होता है वहां पर, लोग नया नया इजाद करते हैं, आविष्कार करते हैं, नવું નવું ઇન્વેન્શન થાય છે. નવું નવું તો મેં તુર્કીમાંથી એક એન્જિનિયરે ઓર્કુટ શોધ્યું, આખું પ્લેટફોર્મ બનાવીને, એટલે એના નામથી ઓર્કુટ નામ આપવામાં આવ્યું. કોઈને કોઈ કશું ને કશું શોધી શોધીને કોન્ટ્રીબ્યુટ કરતા જાય છે. સેમસંગે એલઈડી પેનલમાંથી આખી એક નવી ડિસ્પ્લે પેનલ શોધી નાખી મોબાઈલ માટે. એપલમાંથી સ્ટીવ જોબ્સે આખું કીપેડ ઉડાડી દીધું અને ટચ સ્ક્રીન વાળો પહેલો ફોન દુનિયાને બતાવ્યો. અને તમે ઓબ્ઝર્વ કરો છો તમારી નજર સામે, એક જમાનો એવો હતો કે લોકો રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા જાય ને પોતાના બ્લેકબેરીના 2 ફોન ટેબલ ઉપર ખાસ મૂકતા, એટલે આજુબાજુ વાળા ઇમ્પ્રેસ થાય કે સાહેબ કઈ જેવી તેવી હસ્તી નથી, એની પાસે તો બ્લેકબેરી છે. જોયું હશે, પૂછો રાજ્યગુરુ સાહેબને પૂછો, આવા દ્રશ્યો આપણે જોયા હશે આજથી 10 વર્ષ પહેલા. અમારા બધા જે હોય એમને ખ્યાલ હોય, તમે હજી કદાચ નહીં જોયા હોય.
હવે આજે કોક આવી રીતે બ્લેકબેરી મૂકે ને રેસ્ટોરન્ટના ટેબલ ઉપર તો ડાયનોસોર જેવા લાગે કે આ જુરાસિક એજમાં જીવે છે અને ખબર જ નથી કે નવા ફોન કેવા આવી ગયા. નોકિયા જેવી કંપની તમે વિચાર કરો, દિવાળું ફૂંકાઈ ગયું, નાદાર થઈ ગઈ. Nokia became bankrupt and Microsoft has purchased it. Why? They didn't upgrade. They didn't change. They didn't change their pattern, their operating system, their keypad. Steve Jobs has changed it. कुछ इजाद किया, इनोवेट किया. एप्पल क्यों बड़ी कंपनी हो गई? पिक्सार एप्पल ने डेवलप किया. डिजिटल म्यूजिक का कॉन्सेप्ट आईपॉड से एप्पल ने डेवलप किया. आज नंबर 1 ब्रांड है पूरी दुनिया की. नंबर 1 ब्रांड कैसे होते हैं? उन्होंने इजाद किया. डिज्नी इज स्टिल नंबर 1 इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. वॉल्ट डिज्नी का 1966 में गुजर जाने के बाद 2016 में भी डिज्नी नंबर 1 है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में. क्यों? एनिमेशन के तरीके डिज्नी ने इजाद किए, थीम पार्क के कॉन्सेप्ट डिज्नी ने इन्वेंट किए. खुद कुछ करते हैं वो बड़े लोग हैं पूरी दुनिया में. मैं तो काफी बार कहता हूं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ वर्क कल्चर एंड प्रोफेशनल कल्चर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट. हमारे यहाँ जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, whom do you know? छेड़ो क्या है, कॉन्टेक्ट શું છે, सेटिंग થઈ શકે એમ છે કે નહીં? whom do you know? किसको पहचानते हो? पहचान कहां तक है? किसके बेटे हो? और मामा कौन है, चाचा कौन है? इन वेस्टर्न वर्ल्ड why they have progressed in last 200 years. हम 5000 सालों से अक्षर ज्ञान लेके बैठे, संगीत लेके बैठे, राग रागिणी लेके बैठे, चित्रकाम और गीत संगीत लेके बैठे, एपिक कहानियां लेके बैठे, ऋग्वेद लेके बैठे. फिर भी 200 सालों में इतनी तरक्की पश्चिम ने क्यों कर ली जो 1000 साल के पहले अक्षर ज्ञान में नहीं था? अब मुझे एक कृति देखा दे इंग्लिश में लिखी हुई जो 1100 साल पुरानी हो. ही नहीं. क्यों हुआ ये ऐसा? उसका जवाब इसमें है, बिकॉज इन दिस नेशंस, इन दिस कल्चर, द क्वेश्चन इज व्हाट यू कैन डू. आप क्या कर सकते हो? whom do you know नहीं, what you can do. अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर आप स्टीवन स्पिलबर्ग हो, चाहे वो बाहर से आए हो, हमारे होके रह जाओ. अगर आप अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, जर्मनी से आए हो, जर्मनी के साथ हम वॉर कर रहे हैं, लेकिन आप तो हमारे हीरो है, हमारे बीच आके रहो, हमारे प्रिंसटन में रहो, हम यहाँ पे आपके पुतला लगाएंगे. What you can do. अपने आप क्या करोगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन की यादी से मुझे याद आया, आइंस्टाइन ने जब उनका बेटा 11 साल का था, उनको एक खत लिखा था. उस जमाने में मैसेज तो थे नहीं, खत लिखा था. આઇન્સ્ટાઈને પત્રમાં લખેલું કે બેટા તું સ્કૂલમાં જતો થયો છે અને સ્કૂલ કે મારા માટે બહુ સારો અનુભવ છે નહીં. મને બહુ કંટાળો આવતો સ્કૂલમાં, કારણ કે મારો રસ મેથેમેટિક્સ અને સ્પેસમાં હતો. પણ હું તને એટલું કહું કે શિક્ષકો આપણને શીખવાડે નહીં ને એવી વસ્તુ શીખવામાં બહુ એડવેન્ચર છે. શિક્ષકો આપણને એને જ શીખવાડવા કે ટેબલના પાયા સુથારી કામનો રંધો મારીને કેવી રીતે સરખા કરવા. પણ એ જો તું જાતે શીખી લઈશ ને તો તને એક એવી ગિફ્ટ મળશે જે હું તને આખા બ્રહ્માંડના રહસ્યો ઉકેલીને તારો બાપ તને એમ કહે છે. ટાઈમ એન્ડ સ્પેસના બધા કોયડાઓ ઉકેલીને 2 થિયરી ઓફ રિલેટિવિટી આપ્યા પછી આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એના દીકરાને એમ લખે છે કે તારો બ્રહ્માંડના કોસ્મોસના તમામ સિક્રેટ જાણવાની કોશિશ કરતો બાપ તને એમ કહે છે કે મજા જે છે ને એ બ્રહ્માંડના રહસ્ય ઉકેલવામાં નથી, પણ મજા જે છે ને એ જોય ઓફ પેશનમાં છે કે તમે કશું એવું ક્રિએટ કરતા જાઓ જેમાં તમે ખાવા પીવાનું ભૂલી જાઓ, તમે કોઈની સાથે વાત કરવાનું ભૂલી જાઓ, તમે એમાં ખોવાઈ જાઓ. ધીસ ઇઝ વોટ ક્રિએશન ઇઝ ઓલ અબાઉટ. આપણા દેશની અંદર ઋગ્વેદ જે છે વિશ્વનો સૌથી પહેલી ટેક્સ્ટ કહેવાય. ઋગ્વેદ એટલે આમ એનાથી જૂનો કોઈ ગ્રંથ નથી જગત આખામાં. ऋग्वेदનું પહેલું ચેપ્ટર છે ઋષિના નામે છે. ऋषिનું નામ છે मधुचंदा. मधुचंदा ऋषि के नाम से ऋग्वेद का पहला सर्ग प्रकरण लिखा गया है. प्रकृति की पूजा है उसमें, वायु की पूजा है, यज्ञ की पूजा है, जल की पूजा है. मधुचंदा જ્યારે નાના હતા ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું શું કરવું છે. એમને એમ કહ્યું કે આચાર્ય પાસે જવું છે. કોઈ કોમ્યુનિટી કોલેજ, એ જમાનાની ગુરુકુળના સિસ્ટમની કોમ્યુનિટી કોલેજ, એમાં ગયા અને કોઈ અહીં જે બધા તમારા જે સ્ટાફ અને શિક્ષકો અને આ બધા મિત્રો છે આવા વિઝનરી, એવા કોઈ શિક્ષક ગુરુ એમને મળ્યા અને મધુચંદા નામના નાનકડા બાળકે એને પૂછ્યું કે હું શું કરું ગુરુજી. એટલે એમને એમ કહ્યું કે ઉઠું, સવારમાં ઉઠો. ઇટ્સ અ સિમ્બોલિક થિંગ. વેક અપ, ઇટ્સ અ વેક અપ કોલ. ડોન્ટ સ્લીપ. लेजी मत बनो, सोते मत रहो पूरी दुनिया के सामने. मैं सोने की बात वो
ऐसे आराम रेस्ट वाले सोने की बात नहीं है। हमारा दिमाग जो सो गया है उसको जगाने की बात है, हमारा शरीर जो सो गया है उसको जगाने की बात है। हम मेहनत ही नहीं करते, श्रम ही नहीं करते। दिन ब दिन ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है कि हमको दिमाग को परिश्रम नहीं देते, हाथ को परिश्रम नहीं देते। और स्टीफन हॉकिंग जैसा जो व्हीलचेयर में बैठा हुआ आदमी 3 दिन पहले अपने इंटरव्यू में ऐसा कहता है, लंदन में बैठे हुए, कि 100 साल में कोई ग्रह के टकराने से नहीं, कोई वायरल फीवर से नहीं, कोई समंदर की वजह से नहीं और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के ओवरडोज से इस मानवजात खत्म हो जाएगी ऐसा लगता है। बिकॉज ओवरडोज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की वाइफ और खुद एक हीरोइन, उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, पढ़ना। अगर आपको एक वेकेशन में किताब पढ़नी है तो पढ़ना, मिसेस फनीबॉन्स। वंडरफुल बुक, वंडरफुली रिटन, ब्यूटीफुल प्रोज। ट्विंकल खन्ना ने उसमें लिखा है कि हम बच्चों की तरह कहीं पे खेलना नहीं चाहते। वी कैन नॉट चेस द स्क्विरल अमंग द ट्रीज। ખિસકોલી કે ઝાડ ઉપર આટા મારતી હોય એને ચેસ કરવાનો આનંદ આપણે લેતા નથી। આપણે ટેકરીઓ ઉપર ચડીને બીજી બાજુ એટલે ઉતરતા નથી કે જસ્ટ બીકોઝ આપણે કરી શકીએ છીએ, એમાં બીજું કોઈ ઇનામ નથી લેવાનું। એક ટેકરી ચડ્યા નીચે ઉતરે એમાં પણ પ્રાઇઝ આપવાનું છે, પણ એટલે કરવાનું છે કે આપણા પગમાં તાકાત છે, આપણે ટેકરી ચડ્યા ને આપણે ટેકરી ઉતરી ગયા, ધેટ્સ ફન। આવી એને કેટલી બધી નાની નાની વાતો લખી છે કે આપણે ગાર્ડનમાં ગલોટિયા ખાતા બંધ થઈ ગયા, આપણે આવી રીતે પ્રકૃતિના તત્વો સાથે વાત કરતા બંધ થઈ ગયા। આપણે કશું કરી શકીએ છીએ માટે એક બાળક જેવી રીતે કોઈ આમ આગિયા કે આમ કોઈ ચમકદાર વસ્તુ પણ પકડવા માટે હવા ત્યાં નાખે છે એવી એનર્જી બતાવતા બંધ થઈ ગયા। અને પછી એ લખે છે એક એફ્લુઅન્ટ સોસાયટીની બોમ્બેની એક હિરોઈન, જે મેં કહ્યું ફિલ્મ ફેમિલીની છોકરી, મા ને બાપની રીતે પણ, હસબન્ડની રીતે પણ અને ખુદની કરિયરની રીતે પણ, એવી એક હિરોઈન એવું લખે છે કે અનફોર્ચ્યુનેટલી વી પીપલ નાવેડેઝ are surrounded by all kind of small and big blinking screens, and we lost our sense of wonder, our sense of exploration, our sense of adventure, our sense of creativity and our sense of joy in these screens. હવે આપણા મિત્રો એની ઘેર નથી રહેતા, મિત્રો વોટ્સઅપમાં રહે છે। ઘરનો દરવાજો ખખડાવીને મિત્રોને ત્યાં અડધી રોટલી કે અડધી ભાખરી બનતી હોય અને એ મિત્રના મમ્મી આપણને જમવા બેસાડી દે, એવા પ્રસંગો હજી તો સારું છે કે આપણે ગુજરાતમાં છીએ એટલે બને છે, દુનિયામાં બનતા બંધ થતા જાય છે દિવસે દિવસે। ભાખરીના ફોટા જ ખાલી વોટ્સઅપ ઉપર તમે શેર કરી શકો, ભાખરીનું કોળિયું ભરી ન શકો। તો આજે છે મિત્રો કોમ્યુનિટી કોલેજ છે, તે કોમ્યુનિટી કોલેજ પહેલા મધુચંદા ઋષિની મને યાદ અપાવે છે। કહેવામાં આવ્યું કે ઉઠું, વેકઅપ। શિષ્યએ ગુરુને પૂછ્યું કે પછી વોટ નેક્સ્ટ? ઉઠી ગયા પછી? અને એને કહેવામાં આવ્યું ફરવું, એક્સપ્લોર, વેક અપ એન્ડ એક્સપ્લોર, વેક અપ એન્ડ એક્સપ્લોર। ધ એન્શિયન્ટ ઓલ્ડેસ્ટ book ever written in a history of the mankind, and the writer of the first chapter of this book, one of the most honorable writer and sage, Rishi Madhuchanda, was shaped up by these two philosophies: wake up and explore, wake up and explore। ऐसा माना जाता है कि मधुचंदा ऋषि ने पूरे जीवन में हर एक प्रकार का एक्सप्लोरेशन किया, लकड़ियां काटी और लकड़ियां काट के उससे से कुछ खिलौने बनाए। उन्होंने ये जो तितलियां थी उनके पीछे पीछे दौड़े। युवान हुए तो एक सुदर्शना नाम की स्त्री सुंदर उनके जीवन में आई और उनसे मोहब्बत की और प्यार भी किया और शादी भी की। एक बच्चा हुआ तो बच्चे की आंखों में झांक के देखा कि बच्चा कैसे खेलता है, उसके भी वर्णन की। और उस जमाने में ऐसा माना जाता था कि इंद्र को आपको आहुति देनी होती है हवन करके, तो उनको तो कोई हवन की विधियां मालूम नहीं थी। ऋग्वेद के इस ऋषि को, ये लिखा गया है, शास्त्रों में लिखा गया है, ऋग्वेद के इस ऋषि को जब कहा गया कि आपको इंद्र के सामने हवन करना है, तो उन्होंने इंद्र का आवाहन किया और आवाहन करके कहा कि मैं किसी भी कोई यज्ञ की विधियां नहीं जानता हूं, उसके समीध, उसकी लकड़ियां कहां से आती है मुझे नहीं पता है, उसके मंत्रोच्चार, उसके श्लोक अभी तक मैं सीखा नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन का बूंद बूंद, मेरे जीवन का कण कण, मेरा पूरा जीवन मैंने बिता दिया है इस जीवन कैसा है वो समझने में, और उस जीवन कैसा है उसमें अपनी जात को अभिव्यक्त करने में, टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। आई फील, आई एक्सप्रेस, देयरफॉर आई एम। That's what our identity is all about. I feel,
आई एक्सप्रेस। तो उन्होंने कहा कि मैं जो आपके सामने खड़ा हूं, मेरा पूरा देह और मेरा पूरा चित्त यज्ञ है, आप उसकी आहुति स्वीकार करें। और इंद्र ने उसका स्वीकार किया। ऐसी कथा है। कथा सिंबॉलिक होती है मेरे दोस्तों, मैसेज एवरग्रीन होता है। कम्युनिटी कॉलेज के कॉन्सेप्ट से हमें यह करना है। अब मैं प्रैक्टिकल बात पे आ जाऊंगा, फिर खत्म करेंगे। मुझे यार पता है आप कब से बैठे हुए हो, ठंडी भी बहुत ज्यादा है और थोड़े मैं भी आपको पका रहा हूं ऐसी सब बातें करके, ऋषियों की एक्सप्लोरेशन की। तो मैं भी आपकी तरफ बैठा हुआ हूं ना, सामने काफी सालों तक बैठा हूं, इसलिए मुझे पता है कि आपका दर्द क्या है। मैं आपका हमदर्द हूं। जैसे कहा जाता है ना, घायल की गत घायल जाने, तो मुझे भी पता है कि आपको कैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मुझे कहनी है। देयर वाज वन वंडरफुल मूवी दैट आई हैव सीन। और अगर सेफ्रोनी की कम्युनिटी कॉलेज के ओपनिंग को मुझे एक मूवी डेडिकेट करना है, लोग फ्लावर डेडिकेट करते हैं, लोग बुक डेडिकेट करते हैं, थॉट डेडिकेट करते हैं, तख्तियां डेडिकेट करते हैं, मैं आपको एक मूवी डेडिकेट करता हूं आज। एक बहुत अच्छी फिल्म, उसकी बहुत बुरी कॉपी हमने बना दी। हम तो कॉपी कैट्स है ना, हम कॉन्सेप्ट कभी अपना सोचते नहीं, वो डायरेक्ट C कंट्रोल V। ओके, तो वो मूवी का नाम है एक्सेप्टेड। उसके ऊपर से एक हिंदी फिल्म बनी, उसका नाम ही उन्होंने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रख दिया, फालतू। फिल्म भी फालतू थी, पूरा कॉन्सेप्ट बिगाड़ के रख दिया उसमें। ओरिजिनल फिल्म बहुत बढ़िया थी। होता क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हर कोई तो इंजन ड्राइवर हो नहीं सकता, हर कोई तो सचिन तेंदुलकर हो नहीं सकता, और ऐसा तो कोई मैकेनिज्म नहीं है, वरना सचिन का बेटा ही होता ना विराट कोहली की जगह, सुनील गावस्कर का बेटा होगा सचिन की जगह, तो अभिषेक बच्चन पैदा ही नहीं होता। उसकी पत्नी मिस वर्ल्ड है, बाप अमिताभ बच्चन है, मैन ऑफ द मिलेनियम अभिनय में, मां जया बच्चन है, अपने हिसाब से वो भी बड़ी मंजी हुई अभिनेत्री है, और अभिषेक के पास एक फिल्म भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये हेरिटेज से आता है, ये डेवलपमेंट से आता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि बड़े परिवार में पैदा हो गए तो ये स्किल आ जाएगी, ऐसा नहीं है। आप कितना पैशनेट हो उस स्किल के लिए, कितना इंटरेस्टेड हो, कितने घंटे उस चीज के साथ आप बिताते हो, उससे आता है। जो रोमांस का फंडा होता है ना मेरे दोस्तों, वही कम्युनिटी कॉलेज में भी आप अप्लाई कर सकते हो। मुझे याद है मैंने पिछली बार भी कुछ ऐसी थोड़ी बातें की थी, आपको मजा आया था, तो इसलिए मैं आज भी ऐसी बात आपके सामने एक रख रहा हूं। अब जिस किसी को भी रोमांस करना हो, बसंत पंचमी आएगी, वैलेंटाइंस डे आएगा, बड़ा नजदीक है, तो उसका फंडामेंटल बेसिक क्या होता है? रोमांस में सबसे पहली एक्टिविटी क्या करनी पड़ती है? अगर आपको प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, इश्क करना है, यहाँ पे अध्यापक लोग भी बैठे हैं तो वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी कभी ऐसा फील तो किया होगा अपने जमाने में, अपनी जवानी में। ओके, ऐसे तो नहीं होते, कोई सीधे बाल जड़ जाते हैं ऐसे तो पैदा नहीं होता, सीधे झुर्रियां पड़ जाती है ऐसे तो पैदा नहीं होता। वो यात्रा करके ही आते हैं हमारे तक मैच्योर होकर। रोमांस में एक शब्द, मुझे पता नहीं यहाँ के इस विस्तार में क्या शब्द है, लेकिन मैं जब छोटा था तो मेरे एरिया में तो यह शब्द बड़ा पॉपुलर था, और मुंबई दिल्ली जैसे महानगरों में भी पॉपुलर था और है। वो एक शब्द है फील्डिंग। देखो पता है, मानी यहाँ पे भी चल रहा है ફિલ્ડિંગ ભરવી, બહુ અઘરું કામ છે। એક બારી ખુલે એની રાહમાં 5 કલાક એક ધારું ઉભા રહેવું। જે જમાનામાં મોબાઈલ નહોતા ત્યારે લોકો એઠવાડ નાખવા કોક ક્યારે જાય એની રાહ જોતા કે આ બાને પણ કદાચ આપણી મુલાકાત થઈ જાય। ઇટ્સ વેરી ટફ ટાસ્ક। હવે તો સહેલું થઈ ગયું, હવે જાજી ફિલ્ડિંગ ભરવાની રહેતી નથી, લોકો એમને જ નંબર એક્સચેન્જ કરીને વોટ્સએપ ઉપર મેસેજ આપે છે। હું વાત એટલું કરું છું મિત્રો કે જે ફિલ્ડિંગ ભરી શકે ને એ જ હંમેશા ક્રિકેટની બાઉન્ડ્રી લાઈન ઉપર જે ફિલ્ડિંગ 50 ઓવર લગી ભરી શકે એનું જ પછી બીજી ઇનિંગની અંદર દાવ લેવાનો વારો આવે। ફિલ્ડિંગ ઇઝ રિસર્ચ, ફિલ્ડિંગ ઇઝ સેલ્ફ કમિટમેન્ટ, ફિલ્ડિંગ ઇઝ પેશન। એટલે એમાં પગના ટાંટિયાની કઢી ન થાય। આમ આપણને મમ્મીએ જો કીધું હોય 15 મિનિટ બેટા ઉભો રહે, હમણાં ગેસનો સિલિન્ડર આવે છે મને મુકાવી દે, તો આપણે એમ કહીએ કે ના 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 ના। પદાર્થ વિજ્ઞાનના નિયમો એવા કેમ છે કે આપણે એમ કે આપણી પ્રેમિકાને ઊંચકી શકીએ છીએ પણ 14 કિલોનો સિલિન્ડર નથી ઊંચકી શકતા, એવી ફિલોસોફી। પણ પેલામાં 5 કલાક ઉભા રહીએ તો આપણા પગ દુખે નહીં। શું કામ? પેશન। વી ફોરગેટ અવર પેઇન। પેશન એને કહેવાય। અહીં અમારા જો એક સાઉન્ડ વાળા મિત્રો બેઠા છે, અહીં કેટલાક યંગસ્ટર મિત્રો બેઠા છે,
હવે કામ તો બધા જ કરતા હોય પોતપોતાની રીતે, પણ અમુક કામ જે થતું હોય, માની લો કે દાળ તો બધા વઘારતા હોય, રેસ્ટોરન્ટમાં વઘારેલી દાળ ખાવા મળે, પણ મમ્મીની દાળ ખાવામાં મજા આવે. શું કામ? કારણ કે મમ્મીની દાળમાં થોડોક વધારાનો પ્રેમ એક્સ્ટ્રા ભળ્યો હોય, જે ક્યાંય બજારમાં વેચાતો નથી મળતો. એ ખાલી મમ્મીના હાથમાં જ હોય છે, રસોડાની બરણીઓમાં નથી હોતો. એટલા માટે એમાં મજા આવે છે. તમે જે કામ, મેં જોયું છે બે પ્રકારના ટેકનિશિયન હોય. એક ટેકનિશિયન જે તમે પૈસા આપો, કામ કરીને જતો રહે. બીજો ટેકનિશિયન જે ચેલેન્જ ફીલ કરે, તમે જેને કામ આપો એમાં. તો તનું મગજ, તમે એમ કહો કે કાંઈ વાંધો નહીં, ચાલશે, એટલે એમ કે નહીં, ચલાવી ન લઉં હો. આખી રાત મજૂરી કરીને, માથાફોડી કરીને તમારું ટીવી રિપેર કરે. તમે ના પાડી હોય કે હવે જવા દો, આપણે ભંગારમાં નાખી દો, પણ એને અંદરથી એમ થાય કે મારી પાસે ટીવી આવે એ ભંગારમાં જાય, હું એકવાર તો રિપેર કરીને બતાવું. વન્સ અપોન એ ટાઈમ પ્રભાશંકર પટણી ભાવનગર સ્ટેટના દિવાન, એને એના જે મેમ્બર્સ લખ્યા છે એમાં લખેલું છે કે સ્ટેટમાં એક દિવાલ નડતી હતી અને રાજાએ કહ્યું કે તોપના નાળચે ઉડાડી દો દિવાલને. અને તોપના ગોળેથી એ દિવાલ તૂટી નહીં, રાજા મૂંઝાણા. બાજુમાંથી એક કડિયો પસાર થયો અને એને એમ કીધું કે એમ દિવાલ ન તૂટે હો. એટલે મહારાજા કે કેમ? કે મારા બાપાએ બનાવી છે આ દિવાલ. અને અમારી જિંદગીના 10 વર્ષ છે ને, અમે ઘોડિયામાં હિંચકતા હતા ત્યાંથી મોટા થયા ને ત્યાં લગી મારો બાપ એમ કે અમને તેડીને અમને ફરવા ક્યાંય નહોતો લઈ ગયો, કારણ કે આ દિવાલ ચણવામાં એને અમારા બાળપણના 10 વર્ષ રેડી દીધા છે. મારા બાપની બનાવેલી દિવાલ તોડવાની ટ્રેવલ નથી તમારી તોપની. દીવાને લખેલો પ્રસંગ છે. એમ દિવાલ ન તૂટે. આ આનંદ આવવો જોઈએ કૌશલ્ય ડેવલપ કરવામાં, કોમ્યુનિટી કોલેજમાં. આ મજા આવવી જોઈએ. આપણે જે છેલ્લી વાત કરવાની હતી એ પેલી ફિલ્મની, એક્સેપ્ટેડ ફિલ્મ જે છે એમાં પેલા બધા એવા લેઝી લેટ્સ હતા કે જેને કઈ ભણવું નહોતું. દે ડોન્ટ હેવ એની માર્क्स, वो ऐसे बच्चे निकम्मे थे सब, उसको कोई पढ़ाई लिखाई का शौक ही नहीं था, कुछ पढ़ने ही नहीं पड़ता था, कुछ आता ही नहीं था, बोर हो जाते थे क्लासरूम में बैठ के. क्या मैथमेटिक्स है, क्या इक्वेशन है, क्या केमिस्ट्री है, उनको कुछ पता ही नहीं चलता था. क्या कविताएं है, कुछ समझ में नहीं आता था, छोड़ के भाग खड़े होते थे. और मैंने देखा है कि लोग गणित के 10 समीकरण से राज्यगुरु सर भाग खड़े होते हैं स्कूल में से. आपका ये बड़ा हेडेक होगा कि भाई ड्रॉप आउट जो होते हैं लड़के लड़कियां भागते, और फिर पान की दुकान लगाते हैं हमारे सौराष्ट्र में आके, और पान की दुकान में 200 जन के पान याद रखते हैं, लेकिन 20 समीकरण याद नहीं रख सकते गणित. मानी मेमोरी तो थी अंदर, इंटरेस्ट नहीं था. 200 पान अगर आपको याद रहते हैं तो आपके दिमाग में मेमोरी तो थी, इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में. तो ऐसा एक लड़का है जिसको कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन ही नहीं देती 12वीं कक्षा के बाद. मेरे अध्यापक गण जो यहाँ पे बैठे, प्रिंसिपल लोग बैठे, उनको विनती है कि ध्यान से सुनो. तो माँ बाप बड़े, उसके अमेरिकन फिल्म थी, लेकिन वहां पे भी माँ बाप को ऐसी भूख तो होती है कि संतान हमसे बेहतर जिंदगी जिए. बड़े गुस्से में आ जाते थे कि ये क्या कर रहे हो, क्यों पका रहे हो, क्यों ये ऐसे ऐसे कर रहे हो, तुझे कोई एडमिशन देता नहीं, निकम्मे हो. वो रोज सुनता था. और फिर हम आदी हो जाते, ढीठ हो जाते. चलो लोग हमारी क्रिटिसिज्म करते हैं तो करने दो, क्या फर्क पड़ता है, उनको आदत है, हमको भी आदत है. तो उस लड़के ने इतना वो बोर हो गया अपने घर में बैठ बैठ के, इतना पक गया, उसने सोचा कि यहीं से भाग जाता, एस्केपिज्म. तो उसने खुद एक वेबसाइट बनाई, एक अपने हिसाब से एक यूनिवर्सिटी बनाई, काल्पनिक यूनिवर्सिटी. वेबसाइट में तो आप कुछ भी डाल सकते हो, डोमेन नेम रजिस्टर कर लो, 2-3 हजार में खत्म हो जाएगा मामला. वेबसाइट में यूनिवर्सिटी बना के उसमें लिखा एडमिशन इज जस्ट 1 क्लिक अवे. यहाँ पे जो है ना कम्युनिटी कॉलेज, कोई भी कोर्स करने के लिए कभी भी आ जाओ, बस एडमिशन इज जस्ट 1 क्लिक अवे. फिर खुद ही अपना नाम उसमें डाला, खुद ही अपने को कॉल लेटर भेजा, और घर में आया तो पूरा घर डाइनिंग टेबल पे जैसे बेहोश हो गया कि इस निकम्मे को किसने एडमिशन दे दिया. तो उससे सोचा कि बस लेटर दिखा के भाग जाऊंगा, कि चलो एडमिशन मिल गया, 6 महीने के बाद आऊंगा, ये इससे छुटकारा मिले ना ये रोज की पक से. तो पापा को ऐसा लगा कि बेटे तेरे जैसे निकम्मे को किसने एडमिशन दिया, वो यूनिवर्सिटी मुझे देख ली, तेरी फीस का चेक मैं लिख देता हूं. किसी ने दिया, उससे फीस डाली थी उसमें, क्योंकि भागना था ना घर से, ऑफिशियली भागना था यूनिवर्सिटी का बहाना करके. तो $7,500 $7,500 की फीस रखी थी एक सेमेस्टर की. पापा ने कहा चेक लेके मैं खुद आऊंगा, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जो मेरे बच्चे को पढ़ाए. तो उसने चेक तो ले लिया पापा से, फिर उस पैसे से 2-3 दोस्तों को इकट्ठा किया, 2-3 एक्टर्स को इकट्ठा किया, जैसे बड़ा अच्छा ड्रामा आपने देखा, और एक पूरा बिल्डिंग हायर कर लिया पुराना वाला, दूसरे शहर में जाके.
पुराना एक बिल्डिंग पड़ा हुआ था, उसको रेंट पे ले लिया और वहां पे थोड़े लगा दिए, सब रंग रोगान कर दिए। एक दिन के लिए कुछ बनावटी स्टूडेंट, बनावटी टीचर्स को बिठा दिए, बनावटी प्रिंसिपल को बिठा दिया, सब फेक पैसे देकर। और पापा जब आए तो देखा कि ओ ये तो यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे तो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो प्रिंसिपल भी बैठा है, डायरेक्टर भी बैठा है। पापा खुश होके चले गए, चलो बच्चा अच्छी जगह पे है, किसी ने एडमिशन दिया, ये तो रियल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है। वो सब जो किराए वाले लोग थे वो तो चले गए शाम होते वक्त। अकेला आदमी दो दोस्तों के साथ सो गया कि कल भागेंगे अब यहाँ से। अब देखो पापा भी छूट दे दी, 6 महीने तक कोई पूछेगा नहीं। दूसरे दिन सुबह जब उठा तो पूरी लाइन लगी हुई थी वहां पे। उससे वेबसाइट तो रखी थी ना, एडमिशन इज जस्ट 1 क्लिक अवे। तो पूरे देश में जितने निकम्मे लड़के लड़कियां थे वो सर्च कर रहे थे गूगल पे कि कौन सी कॉलेज एडमिशन देगी, कौन सी कॉलेज एडमिशन देगी। तो 1000-1500 लोग आ गए सुबह में, सब चेक लेके आए थे। तो उसने कहा कि भैया ये तो मेरा एक नाटक था, मेरे बाप को ऐसे दिखाने के लिए, और मैं तो भाग जाना चाहता हूं घर से, इसलिए पैसे वैसे लेकर भाग जाऊंगा, आप लोग भी भाग जाइए। उसने कहा कि हम कहाँ जाए, हम तो घर पे कह के आए, चेक लेके आए, तुम पैसे रखो लेकिन रखो हमें यहाँ पे। वापस जाएंगे कहाँ पे? हमें भी यही प्रॉब्लम है, घर पे कोई हमें स्वीकार ही नहीं करता। तो फिर क्या हुआ, जो निकम्मा लड़का था वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया। उसकी बनाई हुई यूनिवर्सिटी, उसका रेंट का लिया हुआ बिल्डिंग, और सब लोग पढ़ने के लिए आ गए वहां पे। बैठ गए, अभ्यासक्रम तो कोई था नहीं, सिलेबस था नहीं, कोर्स था नहीं। तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले सब जो 500, 700, 1000 लड़के लड़कियां सब थे साथ में, सबने कहा यूनानिमस, कोई भी विरोध नहीं, कोई मतभेद नहीं, क्या करते हैं, पार्टी। सबसे पहला काम पार्टी करते हैं। तो बस म्यूजिक बजाया और खाने पीने की सामग्री आ गई और पार्टी शुरू हुई। 1 दिन के लिए चली। अब तो कोई रोकने टोकने वाला था नहीं, 24 आवर्स पार्टी, सुबह शाम पार्टी, सोते जागते पार्टी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फिर थक गए, डांस कर करके थक गए, खा खा के थक गए। अब आपको पानी पूरी पसंद हो, आपको पेस्ट्रीज पसंद हो, 1 बार खाओ, 2 बार खाओ, 3 बार खाओ, रोज अगर खाओ, सुबह शाम शाम रात दोपहर खाते ही रहो, तो 5 दिन के बाद उसका टेस्ट क्या, शक्ल भी नहीं अच्छी लगेगी। कोई पेस्ट्री दिखाएगा फोटो में तो भी आप उठ खड़े भाग जाओगे, बहुत हो गए। पार्टी करके थक गए। विद इन अ वीक वापस आए वाइस चांसलर साहब के पास कि सर कुछ कीजिए, अब क्या करेंगे, पार्टी तो हो गई। तो अब सर के ऊपर जिम्मेदारी आई, तो सर को पता चला कि कुछ तो इनको देना पड़ेगा, पैसे तो हम ले चुके हैं, इनके चेक तो हमने डिपॉजिट कर दिए, कुछ तो इनको देना पड़ेगा। तो कुछ पता तो था नहीं, सब बच्चों को सामने बिठाया, सब लड़के लड़कियां यंग थे, कहा कि देखो मेरे पास कोई सिलेबस है नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि तुमको क्या पसंद है वो तुम बोलो, तुम्हारे पैसे मेरे पास पड़े हुए हैं, उसका इंस्ट्रक्टर मैं तुम्हें दूंगा। सेल्फ एजुकेशन, इंडिपेंडेंट एजुकेशन, इंडिविजुअल एजुकेशन। एक ने बताया कि मैं कुछ काष्ठ कला करना चाहता हूं, लकड़ी से कुछ प्रतिमा बनाना चाहता हूं, आता नहीं है, करना चाहता हूं। एक ने कहा कि मुझे फोटोग्राफी का बड़ा फैसिनेशन है, कभी कैमरा हाथ में लिया नहीं, लेकिन अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स निकालने का मुझे बड़ी तमन्ना है, फैंटेसी है। किसी ने कुकिंग की बात की, किसी ने म्यूजिक की बात की। एक लड़की ने खड़ा होकर कहा कि हिस्ट्री ऑफ विमेन का मुझे थीसिस लिखना है, पता नहीं कैसे शुरू करूं, लेकिन पूरी दुनिया में स्त्रियों की क्या इतिहास रहा, मुझे लिखना है। तो उसने पैसे से किसी को लाइब्रेरी में बिठा दिया, किसी को अच्छे फोटोग्राफर के पास भेज दिया, किसी को कुछ कारपेंटर के पास भेज दिया। जिन लोगों ने जो अपनी हॉबीज या पैशन डिक्लेयर किया, वो डू इट योरसेल्फ करने के लिए उनको भेज दिया गया। किसी ने ऑटोमोबाइल की बात की, किसी ने लैंग्वेज की बात की, किसी ने रिसर्च की बात की, और फिर अपने हिसाब से जो पसंद था वो करने का मौका मिला, लोग इंटरेस्टेड हो गए। वो जो निकम्मा स्टूडेंट था, क्योंकि उनके उस पर जिम्मेदारी आई, वो बड़ा मैच्योर हो गया, बैठ बैठ के प्रिंट आउट निकालने लगा, कहाँ पे कोई एक्सपर्ट बैठा है जिसको हम बुला सकते हैं, कौन सा एक्सपर्ट है जिसके पास मैं मेरे स्टूडेंट को भेज सकता हूं। सेंस ऑफ रिकॉग्निशन आ गई, प्रतिष्ठा मिलने लगी, तालियां बजने लगी। फिर मैं आपको, अब समय बहुत हुआ है, मैं आई एम कटिंग शॉर्ट टू द क्लाइमैक्स, द एंड। एंड में जो है पता चल जाता है नेचुरली, ज्यादा दिन तक तो ये रहेगा नहीं,
माँ बाप को पता चला, लोगों को पता चला, बाहर वालों को पता चला कि ये फेक यूनिवर्सिटी चल रही है जहां पे कोई सर्टिफिकेट ही नहीं मिलने वाला, पैसे सब दे इसी में बर्बाद होते हैं। केस हुए कोर्ट में, तब तक तो वो लड़का बड़ा मैच्योर हो गया था, रियल एजुकेटर हो गया था, और वो कोर्ट में खड़ा हुआ कि मुझे कोई एडवोकेट रखना नहीं है, गुनाह मेरा है, इन बच्चों का गुनाह है नहीं, मैंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था, मैं उसकी सजा भुगतूंगा। कोर्ट में जज के सामने खड़ा होकर उसने कहा कि सर बात बिल्कुल सही है, मैंने गुनाह किया है, चीटिंग की है, चीटिंग की जो धारा है वो मुझ पर लगनी चाहिए। इन लोगों के साथ गुनाह नहीं किया, उनको मैंने बता दिया था कि ये फेक है, लेकिन वो लोग वापस गए नहीं तो इसलिए खड़े रहे, तो मैंने सोचा कि चलो। लेकिन आज आप देखो मेरी यूनिवर्सिटी में आके हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देने वाले, अपने ही पैसे से लोग पढ़ते हैं, मेरे पैसे से नहीं पढ़ते, अपने पैसे से पढ़ते हैं। आप देखो उनके चेहरों की चमक को, आप देखो उनकी आंखों को, आप देखो उनके सेटिस्फेक्शन को, आप देखो उनकी क्रिएटिविटी को। आप एक बार आके देखो कि जिन लोगों को निकम्मा करके जो लोग भागना चाहते थे घर छोड़ के, वो लोग कहां पे पहुंच गए आज। क्या उनको जीने का एक मकसद मिल गया, उनको एक आधार मिल गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास इतने सारे पैसे हैं कि उनको कुछ नहीं करना था, लेकिन उनको एक हॉबी मिल गई। अब वो डिप्रेस होते हैं, ब्रेकअप होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई बीमार हो जाते हैं, तो गाना बजाने लगते हैं, पेंटिंग करने लगते हैं। उनका जो दर्द है दिल का, वो वहां पे वो एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी क्रिएटिविटी और स्किल की वजह से। जो खर्च करके हम बाहर से लेके आते चीज वस्तु है, वो घर पे अगर हम कर ले अपने आप अपने तरीके से, तो मुफ्त में हो जाती है। जिस ऑटोमोबाइल कार की सर्विस के हम 15,000 रुपये दे देते हैं, वो अगर हमको आती है, ऐसे स्किल है हमारे पास। हमारी भारत को स्किल के बगैर का थे ही नहीं, ये तो अमेरिकन फिल्म है। ये फुटपट्टी से कैसे कार का लॉक खोलना है हर किसी को मालूम है यहाँ, ये भी स्किल है, लेकिन रॉन्ग वे में जा रही है। तो उस लड़के ने जज के सामने कहा कि आई एम योर कल्प्रिट, मुझे आप सजा दो, लेकिन मैं एक बात आज पूरे समाज को कहना चाहता हूं, एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग, इट्स नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट लर्निंग। अगर कोई आपको पढ़ाता है आप भूल जाते हो, डिग्री मिलने के बाद आधा तो भूल जाते हो, 2 साल खत्म होने के बाद पिछले साल का कोर्स भूल जाते हो, लेकिन अगर आप सीखते हो पूरी जिंदगी आपके साथ हो चलता है, पूरी जिंदगी आपके साथ हो चलता है। कम्युनिटी कॉलेज मानी सीखना, इसलिए मैंने शुरू वहां से किया था, खत्म भी वहां कर रहा हूं। और वो स्टूडेंट ने कहा कि मैंने एक चीज सीखी, नो एंड ग्रो, जानते जाओ आगे बढ़ते जाओ, जानते जाओ आगे बढ़ते जाओ, वही तो है, एक एक स्टेप करके ऊपर चलते जाओ। सानिया मिर्जा अभी चैंपियन हुई, पद्म भूषण हुई, उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि नंबर 1 आपके घर पे डोरबेल बजाते हुए नहीं आएगा, आपको अगर नंबर 1 बनना है तो टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट, मैच बाय मैच, सेट बाय सेट, यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू स्टे फिट एंड यू हैव टू स्टे स्किल्ड, दैट्स हाउ यू कैन बिकम नंबर 1। तो मेरे दोस्तों, अब आखिर की जो बात है यही तो है। उस फिल्म में भी उसको छोड़ दिया जाता है, जज कहता है नॉट गिल्टी, बहुत बुढ़ा खड़ूस जैसा दिखने वाला जज है, लड़का पीछे पीछे भागता हुआ जाता है लॉबी में, जज साहब जा रहे हैं अपनी बैग लेके, पीछे जाके उसको बुलाता है और कहता है कि सर आपने मुझे छोड़ दिया, इट्स इलीगल, आप इतने सीनियर जज है, मुझे तो था मैं जेल में जाऊंगा। और कोई चीज नहीं कहता, जज उस पीछे मुड़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि आई वॉज स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम, एक जमाने में मैं भी विद्यार्थी था, आई वॉज स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड। माय फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगा आप सबसे कम्युनिटी कॉलेज की बातें शेयर करके। अच्छा और मुझे तब लगेगा कि जब आपकी तालियां यहां पे तो बज रही है, लेकिन आप रिस्पॉन्स देंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इसमें से बाहर आएंगे कुछ अपने कौशल्य को डेवलप करके, स्किल को डेवलप करके, अपनी जिंदगी का कुछ मकसद पाएंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी एक छोटा सा चुटकुला मैंने फेसबुक पे रखा था कि हस्बैंड और वाइफ शॉपिंग की लिस्ट बनाने के लिए बैठे और वाइफ ने पूछा कि सबसे पहले क्या लेना है, तो हस्बैंड ने बोला लोन। पहले तो भाई पैसे चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, पैसे तो है नहीं पॉकेट में, खरीदी क्या करेंगे, शॉपिंग क्या करेंगे। अगर कम्युनिटी कॉलेज में ये सब स्किल जो विजन है उसको आप डेवलप करोगे मेरे दोस्तों,
तो आधे से ज्यादा खर्च को आप बचा पाओगे और उसको अपनी तरीके से अपने एंजॉयमेंट और अपने प्लेजर के लिए आप यूज कर पाओगे. इट्स नॉट जस्ट ए नॉलेज, नॉट जस्ट ए कॉलेज, इट्स ऑल्सो ए सेविंग. आप पैसे भी बचा सकोगे अपने आप काम करके. और इट्स ऑल्सो ए क्वालिटी कंट्रोल. बाहर के बिस्किट कैसे आपको नहीं पता, घर की बनाई हुई कुकी होगी तो आप उसको क्वालिटी कंट्रोल कर पाओगे, शुगर कम डाल सकोगे उसमें. तो मेरे दोस्तों, बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा. मैंने महेश भाई को कहा है फाइनली ये देखो बड़ा अच्छा लगा इन सबको कि फाइनली चलो छूट गए आश. सेंस ऑफ फ्रीडम माय फ्रेंड्स. चलो मुक्त हो गए आज तो बस ये अब तो चले जाएंगे. भाई बात तो यही, छोटा सा अनाउंसमेंट ही करना चाहता था. महेश भाई आपको ज्यादा बताएंगे उसके बारे में. मैंने ऐसा एक थोड़ा प्रोजेक्ट किया है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स जहां पे होते हैं वहां पे मैं मेरी किताबें और डीवीडीज 50% में, नो प्रॉफिट नो लॉस, पूरी 50% में ही दे देता हूं. तो उसके लिए सब तो यहाँ पे ले आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था, तो उसके सैंपल्स यहाँ पे है. महेश भाई आपको ज्यादा बताएंगे कहाँ पे कैसे रखे हुए हैं. यू कैन बुक इट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो. बिल्कुल इसको इश्तेहार की तरह नहीं लेना. मैं ये चाहता हूं कि आप किताबें खरीदे या ना खरीदे, और मेरी तो मत खरीदिए, दूसरी अच्छी अच्छी खरीदिए. अगर खरीदने भी है फ्लिपकार्ट पे जाइए, अमेजोन पे जाइए और अच्छी अच्छी किताबें ले, अच्छी अच्छी डीवीडी सुनिए. अकेला अगर आप मुझे ही पढ़ते रहोगे और मुझे सुनते रहोगे तो बोर हो जाओगे. यू शुड एड सम मोर कलर्स इन योर लाइफ. लेकिन ये सिर्फ एक मेरी फर्ज थी. महेश भाई ने बोला था कि भाई आप समझा देना अपने हिसाब से. तो आप यू कैन पे द 50% अमाउंट एंड नेम एंड नंबर यू कैन एनरोल, रजिस्टर. जितने नेम और नंबर और आएंगे मेरे पास, उसके हिसाब से जो जो आपने ऑर्डर किया है वो मैं विद इन ए वीक यहाँ पे आ जाएगा पार्सल. महेश भाई को मैं भेज दूंगा और आप वहां से कलेक्ट कर लेंगे. ओके, दैट्स जस्ट एन अनाउंसमेंट. एक काव्य की पंक्ति के साथ हम समापन करते हैं. બહુ મને ગમતી એક સરસ મજાની કવિતા છે અને ક્વીન ફિલ્મ વખતે મેં લખેલી. કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવનારા લોકો જે છે, એચીવ કરનારા, એમના માટેની કવિતા છે. જાતે જે લોકો ડેવલપ થયા છે એના માટેની કવિતા છે. તું રાખ ભરોસો ખુદ પર, તું રાખ ભરોસો ખુદ પર, શાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ. બહારથી કોક આવીને મદદ કરશે એવી તમે શું કામ આશા રાખો છો? પેલો દશરથ માઝી જેને 55 કિલોમીટરનો રસ્તો હતો, 32 વર્ષ લગી પહાડ ખોદીને 15 કિલોમીટરનો કરી નાખ્યો, એકલે હાથે હથોડો લઈને. પોતાની પત્ની મરી ગઈ એવી બીજાને કોઈને સ્વજન છે, એને મોડું ન થાય હોસ્પિટલે પહોંચવામાં. આજ ભારત દેશમાં એક ગરીબ દેહાતી દલિત મજૂર છે કે 32 વર્ષ લગી એક રસ્તો પહાડ ખોદીને બનાવી નાખે છે. અને એને પૂછવામાં આવે છે કે તે કેવી રીતે કર્યું, અને જવાબ આપે છે, ભગવાન કે ભરોસે મત બેઠો, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो. રાખ ભરોસો ખુદ પર, શાને શોધે છે ફરિશ્તાઓ. સમંદરના પંખી પાસે ક્યાં હોય છે નકશાઓ? એની પાસે જીપીએસ નથી હોતું. સમંદરના પંખી પાસે ક્યાં હોય છે નકશાઓ? તો એ શોધી લે છે ને પોતાના રસ્તાઓ. ફાઇન્ડ યોર વે માય ફ્રેન્ડ્સ, ફાઇન્ડ યોર વે, એક્સપ્લોર ધ લાઈફ એન્ડ હેવ ફન. થેન્ક યુ.